सो क्लास सभी की नजरें बोर्ड पर हो भाई। अब एक टॉपिक आप लोगों को करवाया जाएगा अब, जिसका थोड़ा सा रिलेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से भी है। थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना। जो मैं आपको, अगर केमिकल बॉन्डिंग की चीजें नहीं आती हैं, हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर ऊपर ऊपर से समझना है, आती है तो फिर पूरा कंप्लीट वैसे समझ में आ जाएगा। चलिए आइए। सो टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर ही चल रहा है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एसिडिटी का टॉपिक, एसिडिटी ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। भाई रुक जाओ बच्चों, बोर्ड पे देखो, चलने दो ब्लैक बोर्ड पे। ये थोड़ा सा कम आंखों पे लगता है। सो बात ये कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रिंस, आप प्रिंस, अंकित और थोड़े इधर जाओ, पीछे उनको देखने में दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को। हल्का से इधर जाओ, बस सब ठीक है। अशोक भी हल्का से दे दो, क्लास बोर्ड पे से बच्चे। बात ऐसी है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से पूछा गया कि विच वन इज मोर एसिडिक। एसिडिक आप लोगों ने छोटी क्लास तक तो बस इतना ही सीखा है कि भाई एसिडिक चीजों का पीएच कम होता है, टेस्ट में खट्टे होते हैं। जो जितना ज्यादा खट्टा होगा टेस्ट में, उसमें उतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट होगा, उसका पीएच उतना ही बोलो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यही कुछ होता है, ठीक है। और एक सर्टेन लेवल के बाद वो एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि फिर आपको टेस्ट करके नहीं देखने का भी, ध्यान रखना। तो मेरी बात को समझना, इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? अच्छा, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। एक मेरे पास एग्जांपल के तौर पे इथेन है, एक मैं इथेन ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एक मैं इथीन ले रहा हूं। बातें नहीं करेगा कोई बच्चा भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कंफर्म्ड क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर से भी। एक इथाइन है। आप जानते हो इथेन जो होगा वो 2 कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है। ये वाले के पास होता है CH2 डबल बॉन्ड, और ये वाला जो होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भूलिए मत, आप सब जानते हैं कि इथेन, इथीन और इथाइन में क्या फर्क होता है। एक में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, एक में डबल बॉन्ड होता है और एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कुछ ऐसा ही पढ़ा आप लोगों ने। अब इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, यानी सबसे कम पीएच किसका होता है? एक तो याद है कि एक तो है कि हम रट ले इसको कि भैया ये वाले का होता है, एक होता है हम समझने के पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं पूरा आपको समझाऊंगा और फिर जवाब दूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो तो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक बताया दिव्यम? इथेन। ओके, और बच्चों को इथेन, इथेन इज लुक लाइक मोर एसिडिक। ऐसा क्यों? You think it has more H plus ions, so it is more acidic ना। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या आपने क्लैरिटी ले रखी है अभी तक। देखिए एसिड्स कौन होते हैं, सही बच्चे समझिए। एसिड्स किसी भी ऐसी चीजों को बोलते हैं, दोज स्पीशीज which release H plus ions। ऐसे कोई भी स्पीशीज जो H प्लस आयंस को रिलीज कर सकते हैं वो कौन है बोलो? एसिड्स कहलाते हैं। H प्लस आयंस रिलीज कर देंगे तो उसकी वजह से किसी भी लिक्विड के अंदर एसिडिक टेस्ट बनता है, खट्टा टेस्ट बनता है। तो जो भी सब्सटेंसेस, जो भी स्पीशीज H प्लस आयंस को रिलीज कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी एसिड्स। उनको क्या बोलते हैं हम? एसिड्स। जैसे कि तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है HCl है। अब HCl H प्लस क्यों रिलीज करता है यार? बड़ा स्वाभाविक सा रीजन है, क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों कि अगर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना और उनमें से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन टेक द कंप्लीट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, हाइड्रोजन का भी छीन लेगा, क्योंकि शेयरिंग तो हुई थी, लेकिन शेयरिंग में वो ज्यादा दमदार है तो ये छीन लेता है बॉन्ड को। तो बोलो क्या बनेगा? Cl के ऊपर माइनस आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, तो ये एसिड बन गया। क्योंकि एसिड्स की पहचान होती है कि वो क्या रिलीज करते हैं? H प्लस। सिमिलरली जो आपका H2SO4 होता है ना, वो भी ऐसे ही करता है। वो भी क्या रिलीज करता है बोलो? H प्लस। H प्लस रिलीज करता है, 2 H प्लस रिलीज करता है और बाकी का बचता है SO4 2 माइनस। अब आपको ये भी जानना है कि ये कैसे करता है, तो मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। सल्फर के पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है H2SO4 के अंदर, इस तरह का। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो जो बातें नहीं, प्लीज गाइस ध्यान से देखो, तो जो ऑक्सीजन है ना वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, या बोलो कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट काउंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन है और उसके दूसरे नंबर पे कौन है बोलो? ऑक्सीजन। मतलब ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इतनी ज्यादा गिरी जाएगी कि भैया किसी से भी अगर बॉन्ड बना रखा है ना, तो छीन के ऑक्सीजन यहां से इससे छीनेगा, ये वाला ऑक्सीजन यहां से छीनेगा। अब बताओ जरा क्या होगा, सब बच्चे बताओ।
अगर उस ऑक्सीजन ने पूरा पेयर छीन लिया, अपना भी छीना उसका भी छीन लिया, यही होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कि दो एटम से शेयरिंग कर रखी थी बट एक एटम ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करने की, तो वो अपने साथ साथ दूसरे का भी छीन लाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इसने छीन लिया, यहां से इसने छीन लिया, तो यहां से क्या निकला H+, यहां से भी क्या निकला, दो H+ निकले, और क्या बच गया SO4 2-, क्योंकि एक माइनस यहां पर एक माइनस यहां पर। मेरा बस आपसे ये कहना है कि वो स्पीशीज जो H+ को रिलीज कर सके वो क्या होंगी, बोलो एसिड्स। क्या होंगे, एसिड्स। अब हमें ये सोचना है कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो पहले वाला है उसमें 6 हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा H+ उसी में निकलेंगे, तो सबसे ज्यादा एसिड वही होगा। इसमें 4 है, इसमें 2 है, लेकिन देखते हैं कि आप कितना इसको सही सोच रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं। मुझे एक बात समझ में आ गई, H+ रिलीज इस कारण से होता है कि अगर एक एटम जो उसके साथ हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो उससे बॉन्ड छीन लेगा और उसको फिर H+ बना के छोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन था, क्लोरीन था, दोनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, बॉन्ड छीना और H+ रिलीज करवा दिया। इज दिस एग्री, क्लियर हो इस चीज से? अब अगली चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या सीन है। एक्चुअली में बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो तीनों कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें जो ये वाला कंपाउंड है, बस शुरू के 10 मिनट कॉन्सेप्ट सुनना है, उसके बाद तो ये समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे इसके ऊपर। जिन भी बच्चों ने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है वो याद करना, मैंने इन सभी कार्बन्स की कुछ हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताई थी। इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा चैप्टर 2 याद करो, उसमें आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये s ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल, फिर p ऑर्बिटल्स आप लोगों को पता है ऐसे होते हैं, जो x पे भी होते हैं और y पे भी होते हैं ना, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, ऑर्बिटल्स में होते हैं। मतलब ऐसे स्फेरिकल सी एक शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये s ऑर्बिटल है। फिर एक ऐसा शेल है, न्यूक्लियस यहां पर है, न्यूक्लियस यहां पर है, इधर डंबल में घूम रहा है, डंबल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जहां मैंने घड़ी पहन रखी है, यहां से इस तरफ है, इस तरफ भी डंबल है, ऊपर भी डंबल है, आगे भी डंबल है, पीछे भी डंबल है, मतलब 2 x पे, 2 y पे और 2 z। ये p ऑर्बिटल होता है। ऐसा वाला ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है, ऐसा वाला क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है। समझना मेरी बात ध्यान से, हमारी इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में रहते हैं वो, मतलब जैसे कि आपको पता है तो s में रहेंगे या p में रहेंगे, d और f भी होता है, मैं d और f का जिक्र नहीं करूंगा, और मैं बात थोड़ी ऊपर ऊपर से करूंगा अभी, बिकॉज मैं एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन आपको बताने गया तो टाइम वही खा जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इस जगह पर कार्बन अपने कौन से ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है बॉन्ड बनाने के लिए। कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए ना, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर रहा है, एक s और 3 p, एक s और 3, जैसे कि एक s यूज कर लिया और 3 p यूज कर लिया, 2px 2py 2pz, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहिए। अभी ये वाला कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, टेट्रावेलेंट है लेकिन बॉन्ड 3 बनाए इसने, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, हो गया टेट्रावेलेंट। तो ये sp2 होता है, sp2, और ये वाला 2 ही बना रहा है, ट्रिपल और एक सिंगल, तो ये वाला क्या होता है, sp होता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल हो रहा है, अगर इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन 4 ऑर्बिटल्स में मौजूद है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में मौजूद है। मतलब मैं ये कहूंगा कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की इन 4 ऑर्बिटल में है उसमें से 25% इसमें से किसमें है, बोलो s में। तो मैं बोलूंगा इसके पास 25% s कैरेक्टर है। सुनते चलिए, अभी लॉजिक कुछ नहीं पता लग रहा है कि कर क्या रहे हैं सर, थोड़ी देर में पता लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है कि इस कार्बन के जितनी भी टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की है वो इन ऑर्बिटल्स में स्टे करती है, और इन ऑर्बिटल्स में से आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल p के हैं और 1 ऑर्बिटल s का है, तो मतलब 25% इलेक्ट्रॉन इसके कौन से ऑर्बिटल्स में स्टे करते हैं, s में। सुनते चलिएगा, इस भाई साहब के 3 में रहते हैं, उनमें से एक हमारा s है, तो बोलो कितना, 3 में से 1 मतलब 33%, 33.3% इसके पास s कैरेक्टर है, और इस भाई साहब के पास 50% एस कैरेक्टर है। अब आप कहोगे सर एस कैरेक्टर का मतलब क्या है। देखिए भाई, कहा जाता है जिस भी एटम के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रहते हैं ना, एस ऑर्बिटल जो होता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिकल होता है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक एस ऑर्बिटल होता है, उसके बाद ही उसका पी आता है। समझो मेरी बात को, एस ऑर्बिटल की सिमेट्रिकल शेप के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ न्यूक्लियस से हमेशा सबसे ज्यादा होती है। दोबारा बोलता रहूंगा, सुनते चलना। कंपैरेटिवली तो p ऑर्बिटल कंपैरेटिव टू s ऑर्बिटल, मतलब s ऑर्बिटल की जो शेप है ना वो न्यूक्लियस की चारों तरफ होती है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसका पकड़ हमेशा न्यूक्लियस से, बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब कि सुन लीजिएगा, कौन से एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सोचिए किनके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है अटैक करने की, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ न्यूक्लियस से बहुत बढ़िया होगी। अरे जिनके इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ न्यूक्लियस से बहुत बढ़िया होगी वही तो ऐसे होंगे ना जो दूसरों का इलेक्ट्रॉन भी छीन लाएंगे, क्योंकि खुद की न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की पकड़ बहुत बढ़िया है। तो आप जरा मुझे बताइए कि इन सब में से
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके ऐसे हैं जो एस ऑर्बिटल में स्टे कर रहे हैं, इस वाले के। और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बोलो, सिमेट्रिकल। तो सबसे ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जा रहे हैं जिनका न्यूक्लियस से पकड़ बहुत ज्यादा है, इस वाले में। देखो इस वाले कार्बन में, मतलब ये तीनों कार्बन जो है ना, आपको मैं बता दूं एक जैसे नहीं है। एक sp3 हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हाइब्रिडाइज है और एक sp हाइब्रिडाइज है, जिनमें से इसके 50% इलेक्ट्रॉन एस में रहते हैं, इसके 33% और इसके बोलो कितने, 25%। रिकॉर्ड मतलब हम इसको ऐसे समझे कि हमारा एनालिसिस ये कहता है कि जितने ज्यादा परसेंटेज में इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में रहते हैं, किसमें रहते हैं बोलो, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से बोलो क्या होती है, पकड़ होती है। उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से बोलो क्या होती है, पकड़ होती है। मतलब उतना ही ज्यादा हमारा एटम बोलो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो जाता है, मतलब कि हमारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बोलो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। और तुम्हें सोचना है कि ऐसा क्यों है, तो दिमाग लगाओ, कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि न्यूक्लियस के इधर 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 हर जगह से होता है। तो किसके इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बनी रहती है न्यूक्लियस के साथ, एस की ना। अरे पी का तो यार इधर घूम रहा है तो इस तरफ तो है ही नहीं, तो सिर्फ एक तरफ से पकड़ बनाता है। लेकिन एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूमेंगे चारों तरफ से न्यूक्लियस के पकड़ में रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रह रहे हैं, किसी कार्बन के 50% एस में रह रहे हैं, बाकी 50% पी में रह रहे हैं, तो 50% पे पकड़ बहुत ज्यादा बढ़िया है न्यूक्लियस की, बोला है कि नहीं। इसके सिर्फ 33% पे पकड़ बहुत बढ़िया है और इसके सिर्फ 25% पे। तो जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पकड़ में है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा बोलो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है बोलो, इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ये लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। और नहीं भी समझे हैं ना तो क्वेश्चन तो फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात याद करा दूंगा कि इन तीनों कार्बन में से कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुनते चलिए, थोड़ी देर बाद सारे लॉजिक स्केच करेंगे तुम लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबको बता दूं जो sp कार्बन होता है ना बच्चों, sp वाला कार्बन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों। कौन सा वाला कार्बन, अबे कहीं दिख रही है आपको मक्खी, बस 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 बस। फिर कौन सा कार्बन होता है बच्चों, फिर कौन सा कार्बन होता है, और ऐसा क्यों है कि यही ऑर्डर है, सही बच्चे बताओ यही ऑर्डर क्यों है, क्योंकि सर जो sp कार्बन होता है उसके 50% इलेक्ट्रॉन एस में मौजूद होते हैं, sp2 के बस 33% और sp3 के बस 25%। जिसके जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस में मौजूद हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से पकड़ सबसे ज्यादा बढ़िया, मतलब वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, खींचने की। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते, समझ नहीं आया। तो मेरा बस आपसे एक सवाल है, अब सवाल सुनिएगा, क्या दोबारा रिपीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है। और आपको पता है कि कभी भी H+ कैसे निकलेगा, लिखो मत कोई बच्चा, कभी भी H+ कैसे निकलेगा, जब कोई एटम हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वह H+ के तौर पे निकल जाएगा, क्योंकि तभी तो H+ बनेगा ना, जब कोई छीन लेगा उससे। आप मुझे बताइए सबसे आसानी से कौन सा कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ सकता है, ये वाला या वो वाला, ये वाला या वो वाला, ये वाला। कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन। तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन से बॉन्ड कौन तोड़ सकता है, इसी कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी पकड़ न्यूक्लियस से बड़ी तगड़ी है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत बढ़िया है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो कौन हाइड्रोजन से इजीली बॉन्ड तोड़ सकता है, ये वाला ना। और सबसे वीक तरीके से वो तोड़ेगा। अब ये मत देखिए उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, मैं कह रहा हूं अगर वो तोड़ ही ना पाए एक भी तो क्या हुआ, फिर एसिडिटी खत्म। समझो इस बात को, काउंट मत करिए हाइड्रोजन। ये देखिए कौन कितना इजीली H+ को रिलीज कर पा रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इजीली रिलीज कर देगा 2 H+, बट वो तो रिलीज ही नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उसका कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन सके। अब जिन बच्चों को ये बात ना हाइब्रिडाइजेशन वाली दिक्कत करती है, उनको करती है जिनको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक नहीं आता, उनको प्रॉब्लम करता है कि sp3 sp2 सर ने क्यों लिख दिया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर क्या लिख दिया, ये ऑर्बिटल वाली बात नहीं पता तो दिक्कत करेगा। तो सबको बस एक बात याद रखनी है कि जब भी तुम्हें इस तरह के कंपाउंड दिखे तो या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते दिखता है, डबल या सिंगल। न 4 वाला तो बॉन्ड अकेला बनाएगा, 4 तो होता ही नहीं कोई बॉन्ड, ट्रिपल, डबल या सिंगल। तो आप ध्यान रखिए जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मींस इट हैज द मोस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसके पास टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, समझ के रखिएगा। डबल वाले के पास उससे थोड़ी कम होती है और सिंगल वाले के पास सबसे कम होती है। तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन को कौन रिलीज करेगा, बता दो,
सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन रिलीज करेगा? इथाइन। कौन रिलीज करेगा? इथाइन। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, अगर मैं बात करूं कि इथाइन की ना, तो इथाइन सबसे आसानी से बॉन्ड को छीन सकता है इस तरीके से। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि ये वाला कार्बन कंपैरेटिवली टू द इथीन एंड इथेन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं आप लोगों से एसिडिटी ऑर्डर पूछूं, एसिडिटी ऑर्डर क्वेश्चन ही आ जाए आप लोगों को, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन एसिडिटी ऑर्डर, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा देता हूं, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। देखिए सभी कंपाउंड्स के अंदर, सभी बच्चे, सभी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, लेकिन कौन से वाले कंपाउंड में सबसे जल्दी H+ निकलने की संभावना है? इथाइन वाले में, क्योंकि सर उसका कार्बन सबसे ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के मामले में। इट हैज द मोस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। को पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो अगर रीजन पे आया तो फिर थोड़ा और अंदर जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस कार्बन इज एक्चुअली sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा कार्बन है ये? मींस इट हैज 50% एस कैरेक्टर। इसके पास क्या है बोलो? 50% एस कैरेक्टर है। और जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, उतनी ज्यादा उसके पास क्या होती है? टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। या बोले कि जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, वो उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं लॉजिक क्या है सर, क्यों ऐसा है कि जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस में है, जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस में है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए, एस ऑर्बिटल ही एक ऐसा ऑर्बिटल है जो चारों तरफ से न्यूक्लियस के सिमेट्रिकल है। पी ऑर्बिटल ऐसे होता है न्यूक्लियस की, किसी एक साइड पे होता है। तो एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही पकड़ क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स पी वगैरह में होंगे तो उतनी पकड़ न्यूक्लियस नहीं बना पाएगा। तो जिस एटम के ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस में है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत पकड़ में है। मतलब कि उस एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ थोड़ी सी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। लॉजिक में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा समझ है ना? तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये वाले का है, तो सबसे जल्दी H+ भी रिलीज यही वाला करेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन करेगा? ये वाला। और थर्ड नंबर पे कौन करेगा? ये वाला। सो डोंट काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। भले ही इसके पास 6 हाइड्रोजन है, बट रिलीज नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात? और मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी चीज अगर एक बार हाइड्रोजन रिलीज कर देगी ना एक कार्बन से, जैसे कि इसने यहां से एक बार रिलीज कर दिया, समझना एक बार, थोड़ी सी और लॉजिक समझो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब दोबारा से ना अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा भी हुआ है, तो भी ये बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करवाता बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। मैं थोड़ा क्लियर करता हूं इस बात को। जैसे कि मान लो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल है, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर इसने यहां इसको बॉन्ड को छीना, सोचो इसने बॉन्ड को छीना, तो मुझे बताओ क्या बनेगा? सही बच्चों, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। अब तुम्हें क्या लगता है यार, वो एक बार तो नेगेटिव बना चुका अपने आप को, H+ निकल चुका है, क्या दोबारा से छीन के नेगेटिव पे फिर नेगेटिव बनेगा? तो कोई भी चीज ना एक बार अपने कार्बन एटम पे एक बार बॉन्ड तोड़ देगी ना, दोबारा सेकंड वाले को नहीं तोड़ती है। इसे रिलीज एक ही होता है बेसिकली। लॉजिकली कितना रिलीज होता है? एक। हाँ, यहां से हो जाएगा, यहां से भी होगा, लेकिन एक एटम से तो एक ही बार रिलीज हो पाएगा, कि दोबारा माइनस वो अपने पर क्रिएट नहीं करेगा। बिकॉज आपको पता है कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जो न्यूट्रल होती है। अगर उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा से नेगेटिव नहीं लाएगा। तो ये थोड़ी सी और आगे की जाके बातें, सब बातें आप 12th में थोड़ी ज्यादा सीखते हैं, अभी सीखने की इतनी खास जरूरत है नहीं। लेकिन मैं अगर अभी आपसे एसिडिटी ऑर्डर पूछूं कि विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीस 3 कंपाउंड्स, तो आप लोगों को सबको बोलना है सर ये जो इथाइन है, दिस इज द मोस्ट एसिडिक सिंस इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स। इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी। आप समझो मेरी बात को। दूसरे नंबर पे कौन है? सर ये है। एसिडिक हाइड्रोजन काउंट मत करिए भले, लेकिन एक बात समझ जाइए कि सर इसका कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं जितना उसका है, तो ये उतनी जल्दी H+ रिलीज नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी वो कर सकता है। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे कम H+ यही रिलीज करने वाले हैं, बिकॉज कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्लियर हुआ कुछ? एक क्वेश्चन दो इस तरह का करना, अरेंज द फॉलोइंग हेलो नमस्ते। अच्छा मैम, वो नकुल के घर से बोल रहे हैं। कल संडे को मैम रख लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं मैम, रख लूंगा। हाँ, ये तो बताते भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं।
तो मैं बता पाऊंगा। हाँ मैं आपको नहीं मैं आपको मेरे को नहीं क्या सैंपल का टाइमिंग सेट करना पड़ता है तो फिर मैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तसल्ली से सोचेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा क्वेश्चन को, ठीक है? थोड़ा सा तसल्ली से सोचेंगे। आपको फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। अब आपको एक बात समझ में आ गई थी कि अल्काइन ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कीन से और अल्कीन उससे ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्केन से, लेकिन मैंने तीनों अल्काइन दे दिए। अब आप बताओ तीनों अल्काइन, all three are alkynes, जल्दी which alkyne is most acidic among these three alkynes? सोचिए, दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम और फिर आंसर करिए। तो बच्चों मुझे आंसर दे सारे कैंडिडेट को बोल रहे नहीं, बच्चों प्लीज बातें नहीं, बातें करने के लिए नहीं बोला, क्वेश्चन करिए क्वेश्चन। बस भाई शोर करने के लिए तो बोला ही नहीं है। गर्ल्स बॉयज चलिए बताइए कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कितनों को लगता है? चलिए ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए। अंजलि ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन है? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है? अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, फर्स्ट, थर्ड और फिर कोई बच्चा चेंज करना चाहता है इसको? सर मैं करना चाहता हूं। बताओ सुनो। थर्ड फर्स्ट थर्ड फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। कोई बच्चा और कोई आंसर करना चाहता है? ऐसे में तो अलग है मेरा आंसर। नहीं आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बस सबसे ज्यादा बीच वाला। बीच वाला ना, सेकंड है ना, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, मैंने सही लगाया। आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में होता है। अब कोई और आंसर? तो बीच वाला आगे है आपका। क्लास इसके अलावा कोई आंसर चेंज करना चाहता है? सही है सब इस पे। चलो कितने के अकॉर्डिंग नंबर 1 वाला जो पहला वाला है वो आंसर सही है और दूसरे वाला? अरे मैंने बताया सर। सीख गए बस अंजलि का है पहला, अंजलि नहीं आगे वाले दोबारा। तो मेरी बात सुनो, देखो तीनों अल्काइंस थे लेकिन ध्यान से देखना था कि एक्चुअली में सिर्फ हाइड्रोजन्स, देखो इधर ना दो हाइड्रोजन्स ऐसे हैं, इधर दो हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो sp कार्बन से अटैच है, तो ये तो निकल जाएंगे, ये तो निकल जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो sp कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अगर आप इधर देखो ना तो भले ही आप इन तीन हाइड्रोजन्स को देख तो रहे हैं बट ये तीनों हाइड्रोजन्स किस कार्बन से अटैच है? sp3 से, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझो ध्यान से, ये sp3 से अटैच है, कोई खास फायदा होने वाला है नहीं तीन हाइड्रोजन्स का। इस वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और ये वाले के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, तो ये एक H+ रिलीज कर पाएगा। ये कितने रिलीज कर पाएगा? 2, क्योंकि यहां से भी कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो है ना वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात तो समझ जाइए। तो अगर उसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो निकल जाएगा H+, लेकिन किसी और के साथ जुड़ा तो कोई फायदा नहीं है। अब इसके पास तो 6 हाइड्रोजन है लेकिन 3 हाइड्रोजन फिर sp3 से जुड़े हुए हैं, फिर 3 हाइड्रोजन sp3 से जुड़े हुए। हमारे जुड़े हुए किससे होने चाहिए? ट्रिपली बॉन्डेड से, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। लेकिन इन कार्बन्स के साथ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ यानी sp कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच इसमें नहीं अटैच, इसमें 2 अटैच है और इसमें कितना अटैच है? 1। तो सबसे ज्यादा H+ निकलने के चांसेस किसमें लग रहे हैं? अंदर इस वाले में लग रहे हैं। फिर किसमें लग रहे हैं बोलो? इसमें एटलीस्ट 1 निकल जाएगा और इसमें 1 भी निकलने के चांसेस नहीं लग रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वाला, फिर बोलो कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला, और फिर बोलो कौन सा आएगा? देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सुमित इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर था बढ़ते क्रम में एसिड। सर वो मैंने गलत पढ़ लिया था, मेरा भी ऐसे तो बढ़ते क्रम में छोटा लगाना है, फिर बात करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और करेंगे ट्राई, आप लोग करना सेम।
ये साइन आ गया झटक पड़ता हूँ बस मैं गलत संगति में बैठ गया मैं बैठा भाई ओवर कॉन्फिडेंस लिखती नहीं है ए बस सही है नहीं समझेंगे तो क्या चलो चलो अब सारे अल्काइंस है सारे अल्काइंस है अब इन अल्काइंस में सबसे एसिडिक कौन होगा आप बस देखिए कौन से कितने ज्यादा हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जुड़े हुए हैं अब अल्काइन में तो पंगा ही नहीं है सारे अल्कीन्स हैं तो किस केस में ऐसा है कि जो sp2 कार्बन है उसके साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है किस मॉलिक्यूल में काउंट करिए इसमें 2 और 2 कितने बोलो 4 ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच है sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं समझे मेरे लिए अरे बच्चों प्लीज शोर हो रहा है वंश मेरे लिए सिर्फ वो वाले हाइड्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के जुड़े हुए जैसे कि ये वाले इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए अब क्योंकि 3 हाइड्रोजन तो बहुत कम से जुड़े हुए हैं मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हुए हैं निकलते ही नहीं है एक तरीके से ये भी 3 इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ इसमें कितने इंपॉर्टेंट है एक हाइड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो निकल जाएगा आसानी से इसमें 4 हाइड्रोजन से बेसिकली जो निकलने की क्षमता रखते हैं कंपैरेटिव टू दिस इस केस में एक भी नहीं है एक भी क्यों नहीं है सुनो ये 3 हाइड्रोजन ध्यान समझो किससे जुड़े हुए हैं sp3 कार्बन से जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाले में भी नहीं है इंपॉर्टेंट ये वाले भी नहीं है ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पर इसमें से 2 हाइड्रोजन ऐसे तो मुझे बताइए सबसे 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 कम एसिडिक बताओ सबसे पहले सबसे कम ये वाला सेकंड नंबर फिर इससे ज्यादा एसिडिक बताओ कौन सा है तीसरा बहुत बढ़िया फिर पहला बहुत बढ़िया क्लियर हुआ कुछ तो भैया एसिडिटी ऑर्डर निकालने को आया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ 3 क्वेश्चन ही बनेंगे या तो वो अल्केन अल्कीन अल्काइन का क्वेश्चन देगा तो अल्काइन सबसे आगे रहेंगे फिर अल्कीन और फिर अल्केन डन अगर वो सेम क्लासेस से देगा अल्कीन अल्कीन्स ये सारे अल्काइंस ये सारे अल्कीन्स हैं अल्काइंस हैं तो फिर आप देखना कि किसके अंदर ज्यादा ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो sp2 या sp3 कार्बन यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जिसमें होंगे वही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं तो मैं एसिडिटी समझो खत्म क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़िए बच्चों प्लीज बोर्ड पे अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहा हूं रिएक्शंस चलो सुनो सुन लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चलिए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर और मैं बताऊं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ही डिस्कस करना है फिलहाल आपके लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट ही आता है क्योंकि कंपाउंड अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे सुन लीजिए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बात करी जाएगी अच्छा मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हिच वन हैज अ मोर बॉइलिंग पॉइंट इज इट CH4 और इज इट अ CH3 हालांकि भी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैं आप लोगों से बस पूछ रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका ज्यादा लग रहा है आपको आपके अकॉर्डिंग किसका ज्यादा लग रहा है तुक्का मार दो जब नहीं पता तुक्का मार दो कितने अकॉर्डिंग पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पहले वाले का कितने अकॉर्डिंग सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब ये 100 पे बॉइल हो जाएगा तो 105 पे बॉइल होगा चलिए बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं और ढंग से सुनिएगा यहां से भी क्वेश्चन बनता है आइए बोर्ड पे किसी भी चीज को बॉईल करने का मतलब समझिए जैसे कि मान लीजिए ये उस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं बच्चों प्लीज ये उस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और मैं इसको बॉईल करना चाहता हूं मतलब मैं इसको यहां पर गर्म करूंगा
समझो। एक्चुअली मुझे तुम ये बताओ, जैसे पानी होता है, पानी कब तक वेपराइज होना स्टार्ट नहीं होता? देखो कोई भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, सर नहीं कमल, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड पार्टिकल्स स्टार्ट वेपराइजिंग, ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर वेपराइज होना स्टार्ट करते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे पानी शुरू में रखते हैं तो शुरू में तो वेपराइज नहीं होता, थोड़ी देर गर्म होता है उसके बाद वेपराइज होता है। अब उसका कारण क्या है वो आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे बताइए कोई भी चीज वेपराइज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का एक दबाव है जिसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहां से है? अरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रखी है। हमारे ऊपर भी दबाव है, कितने का बोलो? 1 एटीएम का। इस लिक्विड के पार्टिकल के ऊपर भी दबाव है, कितने का बोलो? 1 एटीएम का। और ये 1 एटीएम का दबाव इन पार्टिकल को वेपराइज होने नहीं देता। अब क्या होता है सुनिए पूरी कहानी, आएगा समझ में, बोर्ड पे सुनते रहेंगे तो सबको समझ में आएगा। शुरू में क्या होता है, जब तापमान मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल बातें नहीं करनी, जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है उस समय प्रेशर तो ये भी लगा रहे होते हैं, टेम्परेचर है तो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, तो एनर्जी की वजह से इन पार्टिकल्स के पास भी प्रेशर तो है। अब ये प्रेशर कितना है मान लो, ये प्रेशर मान लो बस 0.3 एटीएम, कितना बोलो? तो बिना एक बात बता, ऊपर से एटमॉस्फेयर का दबाव 1 एटीएम और पार्टिकल के पास ऊपर जाने के लिए 0.3 एटीएम, क्या वेपराइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अरे तेरे ऊपर कोई 1 एटीएम का दबाव लगा रहा है, तू सिर्फ 0.3 का लगा रहा है, तो तू वेपराइज नहीं हो सकता, उठ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से दबाव ज्यादा है। अब तुम क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दबाव थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ा, हीट एनर्जी बढ़ा, तो एनर्जी बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर बढ़ के 0.4 हो गया, लेकिन वेपराइज अभी भी 50 करते ही नहीं होगा सर, 90 आते ही तो 0.90 हो जाएगा सर, नहीं होगा। 98 0.98 सर नहीं होगा। 99 सर अभी भी नहीं होगा। बट इट इज एक्चुअली एट द वर्ज ऑफ वेपराइजिंग। अब ये वर्ज ऑफ वेपराइजिंग मतलब बस होने वाला है। अब बोलो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर से 1 नीचे से 1, अभी भी नहीं हुआ। लेकिन 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 अगर अब 100 से मैंने 100.01 भी करा ना, तो ये 1 से थोड़ा सा बढ़ेगा और वेपराइज हो जाएगा। तो मैं फॉर सिंपलिसिटी पर्पस में मान लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना बोलो? तो सुन लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन छोटे बच्चों को तो ये सिखाया गया, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनको ज्यादा कहानी बता नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को सिखाया गया द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड कितना प्रेशर लगाना शुरू कर दे, बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर लगाना शुरू कर दे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसी के बाद वो बॉइल हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? समझ नहीं आया? तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूरी बात समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, रटने की तरीके से नहीं, समझाने की तरीके से बताऊंगा। एक मेरे पास मीथेन है और एक मेरे पास इथेन है। मुझसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब तुमसे एक लॉजिक पूछता हूँ, यहाँ पर हल्का पार्टिकल और एक भारी पार्टिकल, किसको वेपराइज करना ज्यादा आसान है? अरे हल्की चीज उठ के जल्दी वेपराइज हो जाएगी, भारी चीज? हल्की चीज जल्दी एनर्जी लेके उड़ जाएगी या भारी चीज? यहाँ से किसको उठाना आसान है? इस मोबाइल को उठाना है, टेबल को उठाना? टेबल को उठाना। अबे तुम उल्टी सीधा आंसर क्यों करते हो यार? तुम तो एग्जांपल खराब कर देते हो, तुम तो एग्जांपल ही खराब कर देते हो। यहाँ से मोबाइल को उठाना आसान है, या चलो एक काम करते हैं, पेन को उठाना आसान है, मोबाइल को उठाना आसान है? पेन को। छोटा बच्चा भी उठा लेगा इसको, हाँ? कह रहे मोबाइल उठा लेगा छोटा बच्चा। सुनो यार, मेरा ये कहना है, कौन आसानी से थोड़ी एनर्जी लेके वेपराइज हो जाएगा? हल्का पार्टिकल। हल्के पार्टिकल उठाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, समझो मेरी बात को। और भारी पार्टिकल को उठाने के लिए, वही 1 एटीएम लगवाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट उन चीजों का ज्यादा होता है जिनका मास ज्यादा होता है, जिनका कोई टेंशन नहीं, सिंपल सी बात है, मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए 12th क्लास तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, ये सीन नहीं बदलेगा। जिन मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? विच वन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से किसका बीपी ज्यादा होगा? सेकंड वाले का बीपी ज्यादा होगा। कुछ कह रहे हैं सर इसका मास ज्यादा कैसे? अरे यार, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अगर तुम लोग और थोड़ा केमिस्ट्री जानते हो तो कार्बन का मास 12 होता है। यू और ग्राम तो नहीं लगा रहा, वो आपको मैं ज्यादा और कंफ्यूज नहीं करने जा रहा। 12 और 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूल का बोलोगे 16 यू आएगा, 1 मोल का बोलोगे 16 ग्राम आएगा। ठीक है, वो चीज मैं चाह नहीं रहा उस तक जाए। 2 कार्बन का 24 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, तो 24 और 6 30 ग्राम इसका है और 16 ग्राम उसका है।
1 मोल का, अगर 1 मोल सब्सटेंस ले तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास ज्यादा है, तो ज्यादा मास वाली चीज को बॉईल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब कितना आसान हो गया है कि नहीं? तो बताओ जरा बोर्ड पे देख के किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? विच वन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? इट्स ब्यूटेन, इट्स मीथेन, इट्स प्रोपेन, इट्स इथेन। हो गया ना आसानी से? बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर हटना ही नहीं है। तीसरे वाला क्लियर हो गया? अब ये बताओ, देखो ये चीजें ना बच्चे का केमिस्ट्री रटना नहीं है, आपको लॉजिक पकड़ लेने हैं, उसके बाद ही हमेशा याद रहेंगे। जिनका मास ज्यादा होता है उनको वेपराइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। अब एक बार समझ में आ गया, ऐसे ही करना है। पिछले वाला एसिडिटी वाला टॉपिक था, जिसको एक बार समझ में आ गया कि क्यों ऐसा है कि अल्काइंस वाले ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि सर अल्काइंस वाला का कार्बन sp कार्बन है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% है। ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में स्टे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन रहती है न्यूक्लियस के साथ, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लॉजिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ऐसे, तो आपको पता लगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए सर H+ जल्दी रिलीज करता है। नहीं है बात समझ में? और पढ़ोगे ना साथ के साथ की, जैसे क्लास ले ली, उसके घर जाके थोड़ा रिवाइज कर लिया, फिर चीजें नहीं भूलोगे, ऐसे ही याद रहेंगी। ठीक है, पेपर के टाइम में बस एक बार देखना पड़ेगा। तो अब जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? और थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करें। चलो नेक्स्ट, वही है, बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज करना है। अब बताओ, करो। सबके पास 5 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो, सबके पास 5 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 12 12 12 12, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट बराबर नहीं है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देखिए देखिए देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में एक बात तो होगी, अब दूसरी बात सुन लो। अब दूसरी बात सुन लो बच्चों। भूमि, पहले सभी बच्चे मुझे एक बात बताओ कि इन सभी कंपाउंड्स का मास सेम है कि नहीं? 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सबके पास वही है, लेकिन सबके पास अरेंजमेंट अलग है। एक का स्ट्रेट चेन में है, एक के अंदर एक ब्रांच है और इसके अंदर 2 ब्रांच है। अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन मानूं तो 2 ब्रांच है, इसमें स्ट्रेट चेन मानूं तो 1 ब्रांच है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। क्या सर ब्रांचिंग से फर्क पड़ता है? तो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है बताओ? अब देखो क्या होता है, पड़ता है फर्क। अगर ब्रांचिंग की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट याद करना तुम्हें, तो फिर मैं लॉजिक बताता हूं। अगर ज्यादा ब्रांच हुई, क्या ब्रांच हुई? ज्यादा ब्रांच, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, भले ही मास से। अब सुनो, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, लिखना बंद करो सब बच्चे, लॉजिक सुनो। आपको क्या लगता है इन पांचों कंपाउंड्स में भले ही मास सेम है, लेकिन सबसे कम सरफेस एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहा होगा? सबसे कम सरफेस एरिया ये वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिमटा हुआ है बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि सारी ब्रांचेस की वजह से ये इकट्ठा हो गया। और जो लंबी सी चेन है वो तो सीधी ऐसे है। अब देखिए कौन सी चीज को वेपराइज करना ज्यादा आसान है, जो सिमटा हुआ है या थोड़ा सा लंबा लेंथ में है, या बोलो कि जिसका सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या लॉजिक में बोलना चाह रहा हूं। आप जैसे कि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो और आपको कोई अपना मतलब किसी पिकनिक पे जाना चाह रहे हो, अपने कपड़े वपड़े पैक करने हैं। एक तो कपड़े वपड़े आपके फैले हुए हैं और एक ही जगह पे पैक्ड हो रखे हैं बैग के अंदर, एक ही जगह पे सिमटे हुए हैं। तो जो सिमटे हुए इजीली उठाओगे, पिक करोगे, निकल जाओगे। और एक थोड़े से अगर ज्यादा उसमें फैले हुए हैं तो उनको पिक करना और निकलना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा लिख मत आना पेपर के अंदर कुछ भी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, क्या है बोलो? कॉम्पैक्ट, छोटे से उसमें ऑक्युपाइड हो रखा है, उसको वेपराइज करना क्या है बोलो? आसान। वो जल्दी से निकल जाएगा यहां से वेपराइज होकर। और जो थोड़ा लंबी लंबी लेंथ के अंदर है, लंबी लंबी चेन्स के अंदर है, वो इतनी जल्दी वेपराइज। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, उतना जल्दी बॉइल हो जाता है। ज्यादा ब्रांच मतलब जल्दी बॉइल हो जाएगा। नहीं आई बात समझे? नहीं आई मेरे को बात समझ? अच्छा, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए। हाँ भाई रियान, ये ब्रांच वाला सीन कब लाना है? ये ब्रांच वाला सीन कब लाना है? जब मास बराबर हो। अगर मास अलग अलग हैं तो जिसका मास ज्यादा, पहले इसीलिए मैंने पहले मास लिखा है, पहले चेक करिए मास। पहले क्या चेक करिए? अगर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मास सबका सेम है तो फिर आ जाइए ब्रांच पे।
तो जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसके अंदर ब्रांच कम उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मुझे बताओ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तीसरे वाले का। फिर किसका होगा? फिर किसका होगा? जिसको समझ नहीं आया पहले जल्दी बताओ भाई। आपको क्लियर है पीछे? दिव्यम, आयुष, सबको क्लैरिटी है बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक को लेके? दो चीजों पे क्वेश्चन करेगा, या तो मास पे या अच्छा 12th क्लास का एक क्वेश्चन देता हूं, 12th क्लास का दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखो इसको। अरेंज बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 12th क्लास में पढ़ोगे इस क्वेश्चन को। CCl4 CH2Cl 1 2 ये सारे कंपाउंड्स है और आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, मतलब इंक्रीजिंग वाटर में लगाना है इसको। इधर क्वेश्चन करो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां आपको किसका लगता है? सोच लो। पहले तो बताइए क्या मास सेम है? नहीं सर, एक में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, एक में कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, एक में 4 क्लोरीन। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है। जहां सर क्लोरीन ज्यादा होंगे उसका मास सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? फर्स्ट वाले का। बहुत बढ़िया बच्चों, जो फर्स्ट वाला है इट इज द मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट ना, मतलब इसका बोलेंगे। अरे बच्चों प्लीज इधर। तो पहला, फिर बोलो, जिसमें 3 है, पांचवा जिसमें 2 हैं। ये क्लोरीन बड़ा मैटर कर रहा है। आपको डाउट लगे ना, मास निकाल के देख लो, बाकी डाउट लगना नहीं चाहिए। 4 क्लोरीन का मतलब मोस्ट हेवीएस्ट हो गया, 3 का मतलब उसके बाद हेवीएस्ट हो गया, 2 क्लोरीन मतलब उसके बाद हेवीएस्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है। तो 12th क्लास में क्वेश्चन पूछेगा, सेम कॉन्सेप्ट दोबारा सिखाया जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ द मास फाउंड टू बी सेम, चेक द ब्रांचेस। ब्रांचेस ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। हो गया ये? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात सॉल्युबिलिटी को लेके मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो छोड़ दें सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट। बस यही याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट ही याद करो। सबको याद हो गया बॉइलिंग पॉइंट का? किसी के मन में कोई संदेह है तो बताओ। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं बोर्ड पे। फ्लो चार्ट होता तो बढ़िया रहता, मैं लेकिन नहीं आया। चलो बना देता हूं, सुन लो। रोड चार्ट नहीं बोला था मैंने। हाँ
ओए बस भाई, चलो इसको हटा रहा हूं। ओए बोर्ड पे देखो भाई, रुक रहा हूं यहां पर इसको लेके थोड़ा सा। सुनो 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 सुनो, पूरी बात सुनो। ज्यादा अभी और नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा समझाना ही पड़ेगा क्या करना है। अभी ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर भी, एक रोड मैप बहुत बड़ा ही बनेगा। लेकिन बिल्कुल भी इस रोड मैप को लेकर टेंशन नहीं लेनी। जिस बच्चे को चैप्टर आता है ना, रोड मैप बहुत आसान है। जैसे मैं एक हल्का सा हिंट देता हूँ, जैसे कि पहला तुम लोगों का कंपाउंड है, अल्केन है। क्लोरीनेशन आप लोग करते हो लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि Cl आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। पहला कंपाउंड बनता है CH3CH2Cl। क्या बनता है दोबारा सुन लो, ए वाला बनता है CH3CH2। अब तुम जानते हो, मैंने कल ही सिखाया था अल्कोहलिक KOH में क्या होगा। ये Cl निकलेगा, यहां से H डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहां बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अल्कीन की सारी रिएक्शंस करवा रखी हैं तुम्हें, बना लो पाथ। अल्कीन में Br2 डालूंगा, दोनों पे Br जुड़ जाएगा। फिर आप लोगों को पता है, एक बार निकलता है तो एक Br निकलता है, फिर 2 बार निकलता है तो अल्काइन बन जाता है। अब अल्काइन की सारी रिएक्शन यहां पर कुछ नहीं है। जो तुमने चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन है इस रोड मैप के अंदर। बस जिस बच्चे ने चैप्टर ढंग से करा हुआ है ना, उसके लिए रोड मैप। और सुनो, रोड मैप आसान है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको जितनी भी रिएक्शंस कराई हैं, आपको सिर्फ उसी में से दिया है मैंने ये। आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करना। मान लो कहीं पे फंस रहे हो, कहीं पे स्टक हो रहे हो आप इस सेक्शन में कि मेरे को ये वाला स्टेप नहीं आ रहा, जाके रिएक्शन देखिए मैंने क्या पढ़ाया था Br2 वाले केस में, आ जाएगा समझ में। ट्राई करिएगा। इनको बुलाता हूं मैं रोड मैप। और ऐसे में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर 3 रोड मैप कराऊंगा। 3 रोड मैप। अब 3 रोड, अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर चैप्टर आता होगा ना, विद इन 5 to 6 मिनट्स हो जाता है। रोड मैप अगर आपको आ गया ना, तो मैं ये कह रहा हूं लास्ट में क्या करना है पेपर के वक्त पे, इन 3 रोड मैप को बनाना, बस बनाना खाली ऐसे करके, पूरा चैप्टर छोड़ देना, सिर्फ 3 रोड मैप कर लेना, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या लग रहा है, यहां अल्कीन की सारी रिएक्शंस आ चुकी है, यहां अल्काइंस की सारी रिएक्शन आ चुकी है, अल्केन की मैंने डाली नहीं है बस के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूं 3 रोड मैप, सब कुछ कवर हो जाएगा। A to Z जितनी रिएक्शंस पड़ी होंगी चैप्टर में, 25-30 रिएक्शन है, सारी की सारी एक ही रोड मैप डाल दूंगा। हो गया रिवाइज पूरा का पूरा। तो अभी सुनिए लास्ट आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा है, मेरे को पहले वो टॉपिक जरूरी है भाई बच्चों प्लीज। आज की क्लास में हमने एक टॉपिक करा जिसका नाम था एसिडिटी ऑर्डर, और मेरे को ये जानना था कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में से मोस्ट एसिडिक कौन से होंगे। तो पेपर में ध्यान रखना, अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन आया, हमेशा अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स एंड देन अल्कीन्स आर मोर एसिडिक देन अल्केन्स। और इसका कारण अगर कोई पीछे पूछ लिया, बाय चांस पूछता नहीं है लेकिन पूछ लिया, तो क्या बोलोगे, द कार्बन ऑफ द अल्काइन इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp कार्बन के बाद परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर? अच्छा बताओ, देखो यार बातें हो रही है लास्ट में। तीनों अगर आए अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो अल्काइन को आगे रखेंगे। अगर तीनों अल्काइन आ गए या अल्कीन आ गए, तो मैंने तरीका आपको बताया, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, सिंपल तरीका है। तो एसिडिटी वाला मेरे को लगता है कि आप लोग सही कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाले में ध्यान रखना, सबसे पहले मास चेक करना। प्रिंस क्या चेक करेगा, मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल। जिसका मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन अगर मास सेम मिल गया, क्या सेम मिल गया, फिर ब्रांच अलग मिलेंगी, पक्का ब्रांच अलग मिलेगी। मास सेम मिल गया तो ब्रांच अलग मिलेंगी। तो जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। क्लियर होता है? तो ये लॉजिक्स अगर आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो पेपर में कहीं नहीं फंसेंगे। क्लियर होता है?
अब कल आप बस मुझे लास्ट बताओ, फिजिक्स की क्लास रखूं कि नहीं रखूं? चलो मैं ग्रुप में बताता हूं। दूसरी बात, मैथ्स की टाइमिंग भी ग्रुप में ही आएगी। जाओ।